अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा डी काम पार्ट सेकंड इंग्लिश आर्ट एंड ग्रुप के सब्जेक्ट CBC OBP के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज आपका टॉपिक है डाक की वसूली और तरसील। डाक की वसूली और तरसील जो है वो दो अलग-अलग मरहले हैं। पहला मरहला होता है डाक की वसूली। डाक की वसूली के लिए आपने जो डाक वसूल करनी है तो आप डाक खाने में जाके अपने नायब कातिब को कह सकते हैं कि वो आपकी डाक जो है वो लेके आए। दूसरा इसका तरीका होता है कि जनाब यानी आप डाक खाने के अंदर अपना पोस्ट बॉक्स जो है वो रख देते हैं तो आपकी डाक जो है उसके अंदर पोस्ट बॉक्स के अंदर आती है, फिर आपका बंदा जाता है वहाँ से वसूल कर देता है। फिर डाक जो है आप कोरियर सर्विस के ज़रिए भी TCS हो गया और क्या नाम है MCS हो गया, DCS हो गया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेपर्ड हो गया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के डाक वसूल करने के ज़राए हैं। इनके ज़रिए भी आपकी डाक आ सकती है। आपकी डाक जो है तार के ज़रिए भी आ सकती है और फैक्स मशीन के ज़रिए भी आ सकती है, टेलेक्स के ज़रिए भी आ सकती है और ईमेल के ज़रिए भी डाक आपकी आ सकती है, जो कि आप इंटरनेट के ज़रिए करते हैं। फिर मैसेंजर सर्विस होती है और चैटिंग के ज़रिए भी डाक के पैगाम की वसूली होती है। दूसरा मरहला होता है जब डाक आपके पास आ जाती है तो इसका मरहला होता है डाक की दर्जाबंदी। डाक की दर्जाबंदी के लिए जब डाक दफ्तर में पहुंचती है तो आप उसको अलहदा करते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खतूत होते हैं जिनकी तफसील ये है: नंबर 1 आम खतूत, नंबर 2 ज़ाती खतूत, नंबर 3 अहम खतूत, नंबर 4 मुकद्दम सबसे मुकद्दम खतूत, नंबर 5 फौरी जवाब तलब खतूत। अब आम खतूत जो होते हैं जो रजिस्टर लेटर ऐसे आम 8 रुपए वाले लिफाफे के साथ जो डाक आती है वो आर्डिनरी लेटर होते हैं और उनको आप अलहदा रखते हैं, उनको खोजते हैं। फिर है ज़ाती खतूत। ज़ाती खतूत से मुराद ये है कि आपके ऑफिस के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके पास उनके रिश्तेदारों के दोस्तों के खतूत आते हैं, वो पर्सनल खतूत होते हैं। फिर अहम खतूत होते हैं जो कि पॉलिसी से मुतल्लिक होते हैं या किसी अहम मतलब से वो ताल्लुक़ रखते हैं तो उन खतूत को अहम खतूत कहा जाता है। फिर सबसे मुकद्दम खतूत होते हैं जिनको आपने जो है बड़ी अहमियत देना होती है। और आखिर पे होते हैं फौरी जवाब तलब खतूत। ये ऐसे खतूत होते हैं जिनका जवाब आपने फ़ौरन देना होता है। तीसरी बात होती है डाक को खोलना। जब डाक आपके पास आती है तो आप उसको पेपर कटर के साथ जो है ना उसको खोलते हैं, उसका लिफाफा जो है जो उसके अंदर ख़त होता है उसके साथ उसको नथी कर देते हैं ताकि ये पता चले कि ये ख़त जो है ना कहाँ से आया है और क्या है इसमें। तो चौथा काम होता है तारीख़ का इंदराज करना। जब ख़त आप खोल लेते हैं तो आप उसके ऊपर तारीख़ का इंदराज कर देते हैं। जिस तारीख़ को डाक आती है उसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं और उसके ऊपर तारीख़ लगाते हैं। फिर एक डाक की वसूली का रजिस्टर होता है, उसके अंदर आप अपनी डाक का इंदराज करते हैं। छठा काम होता है डाक के उन्वान के लिहाज से छांटी। सब्जेक्ट वाइज जो है आप क्या नाम है डाक को छांटी करते हैं। फिर शोबों को डाक की तकसीम। जब जिस जिस शोबे से डाक ताल्लुक़ रखती है आपने उसको भेजना होती है तो फिर जब वो डाक मुतल्लिका शोबे तक पहुंच जाती है तो जो जवाब तलब खतूत होते हैं उनकी जवाब की तैयारी की जाती है और फिर जवाब उसका तैयार करने के बाद ऑफिसर से साइन वगैरह करवाने के बाद उसको भेजा जाता है। जब आप ख़त बना लेते हैं तो फिर उसकी एक नकल जो है वो आपने अपने पास रखना होती है। वो आप उसकी एक कापी जो है बनाएंगे जिसके ऊपर आप ऑफिस कापी रखेंगे, उसके ऊपर जो आपका ऑफिसर है वो मुख्तसर दस्तखत करेगा। 10वां नंबर होता है कि जो नकल आपने बनाई है उस ख़त की आपने ख़त की मिसल बंदी जो है फ़ाइल जो है उसके अंदर आपने उसको रखना होता है। अब है डाक शोबा तरसील को भेजना। अब जब आप ख़त जो है वो तैयार हो जाता है और जनाब अली आप नकल उसको अपने पास रख लेते हैं तो फिर जो आपका शोबा आगे डाक भेजने वाला होता है आप उसको देते हैं। तो जब आप ख़त उसके पास भेजते हैं फ़ाइल में लगा कर तो वो फिर
اس کے اوپر رجسٹر ایک ہوتا ہے، رجسٹر اندراج ترسیل، تو ڈسپیچ رجسٹر کے اندر آپ اس کا اندراج کرتے ہیں۔ ڈسپیچ کے اندر پھر جب ڈسپیچ کا نمبر لگ جاتا ہے تو آپ خطوط کو طے کرتے ہیں، طے کرنے کے بعد خطوط کو آپ نے لفافوں میں ڈالتے ہیں، جو پھر آپ لفافے کو بند کرتے ہیں اور پھر لفافے کو سیل کرتے ہیں۔ سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا نام ہے دفتر کی جو چھپی ہوئی مہر ہوتی ہے آپ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ پھر لفافوں پر آپ پتے لکھتے ہیں، تو پتہ لکھنے کے بعد آپ بعض خطوط ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ جو ہے نا آپ کو نہیں لکھنا پڑتا، اس کے لیے کھڑکی والے لفافے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو کھڑکی والے لفافے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لفافے کی جو باہر والی سائڈ ہوتی ہے اس کے اوپر مومی قسم کا کاغذ لگا ہوتا ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو پتہ ہوتا ہے آپ نے وہ اس کے اندر اس طرح لگانا ہوتا ہے کہ وہ جو کیا نام ہے پلاسٹک نما سفید شیٹ ہے اس کے اندر ہو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خطوط لکھنے نہیں پڑتے۔ پھر لفافے کا وزن کرنا اور ٹکٹ لگانا، تو آپ نے پھر اپنا جو خط ہوتا ہے، جو لفافہ آپ نے بنایا ہے اس کا آپ نے وزن کرنا ہے، وزن کے حساب سے آپ نے ٹکٹ لگانے ہوتے ہیں۔ پھر لفافوں کو سپرد ڈاک کرنا، پھر آپ جا کے جناب ڈاک خانے میں اپنی ڈاک جو ہے نائب قاصد کے ذریعے بھیجتے ہیں، تو وہ پھر اس کو آگے بھیجتا ہے، یا کوریئر سروس کے ذریعے آپ ڈاک کی ترسیل کرتے ہیں، یا برقی تار کے ذریعے ڈاک کی آپ ترسیل کرتے ہیں، ٹیلیکس سے ڈاک کی ترسیل کرتے ہیں، فیکس مشین کے ذریعے آپ ڈاک کی ترسیل کرتے ہیں، تو پھر ای میل کے ذریعے بھی آپ ڈاک بھیج سکتے ہیں جو کہ چند سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے، اور انٹرنیٹ میسنجر سروس کے ذریعے اور چیٹنگ کے ذریعے ڈاک کے پیغامات کی آپ ترسیل کر سکتے ہیں۔ بیٹا آج آپ نے ڈاک کی وصولی اور ترسیل کے معاملات جو ہے وہ آپ نے پڑھے ہیں، جو کہ کاروباری دفتر سے متعلقہ ہیں۔ جو سرکاری دفتر ہوتے ہیں ان کا علیحدہ طریقہ کار ہوتا ہے، جو کاروباری دفتر ہوتے ہیں ان کا علیحدہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سرکاری دفتر میں ڈاک کی وصولی اور ترسیل کے متعلق پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ محنت کریں گے، اگر محنت کی تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ حافظ۔